Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Today we are going to discuss about William Shakespeare. His first part I have already provided where I have discussed some important topics related Shakespeare, okay? And the rest part we are going to discuss in today's video, okay? And as you know, his birth year is 1564 and death year is 1616, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास. In the previous videos I have discussed about his tragedies, okay, his romantic comedies, and today we will discuss about history plays, okay, Shakespeare's history plays. Although there is no uniform consensus about what exactly constitutes a Shakespearean history play, yet the term generally refers to the 10 plays, okay, that cover English history from 12th to 16th century and each named after and focusing on a reigning monarch, okay. तो ऐसा कोई यूनिफॉर्म नहीं है, मीन्स रेगुलरिटी नहीं है दैट अबाउट शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेज, ठीक है, कोई रेगुलरिटी नहीं है इसमें. येट हम लोग मानते हैं कि 10 उनका टोटल प्लेज है, जनरली रेफर टू द 10 प्लेज जो कि इंग्लिश हिस्ट्री को कवर करता है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 12th सेंचुरी से और 16th सेंचुरी में एंड हो रहा है, ओके. अकॉर्डिंग टू माइकल हटवे, Shakespeare's history plays are related to history mainly by offering representations of historical figures and the creation of theatre out of historical events, no. So Shakespeare की जितनी भी मीन्स हिस्ट्री प्लेज है अकॉर्डिंग टू माइकल हटावे दैट इज टोटली हिस्ट्रिकल, ओके, एंड बाय ऑफरिंग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ हिस्ट्रिकल फिगर्स, उसमें हिस्ट्रिकल फिगर्स को मेंशन किया गया है, ठीक है. थिएटर को क्रिएट किया गया है आउट ऑफ हिस्ट्रिकल इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स वगैरह फॉलो करते हुए इस तरह से बनाया गया है. Sources, his primary source for his history plays was Raphael Holinshed's Chronicles of England, Scotland and Ireland. तो आप लोग को पता ही होगा हॉलिनशेड जी का जो क्रॉनिकल वाला है, जो हिस्ट्री प्ले है, यहाँ से उन्होंने अपना सोर्स लिया, यहाँ से उन्होंने अपना स्रोत लिया अपने हिस्ट्री प्लेस को लिखने का, ठीक है. तो हिज प्राइमरी सोर्स वाज Raphael Holinshed's Chronicles of England, Scotland and Ireland, okay. John M. Mercer identifies some significant features of Shakespeare history plays. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि उनका शेक्सपियर जी का जो सोर्स कौन सा था हिस्ट्री प्लेस लिखने का, तो दैट विल बी हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ओके. ये आते रहता है क्वेश्चन, दिस विल बी ओके क्रॉनिकल्स, जो हॉलिनशेड जी का जो क्रॉनिकल्स है ये उनका सोर्स है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके. सो इसे आप नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट, जॉन एम मर्सर आइडेंटिफाई सम सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेस. तो मर्सर जी ने कुछ आइडेंटिफाई किया है उनकी हिस्ट्री प्लेस को लेकर, ठीक है. शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेस यूजुअली हैव एपिसोडिक प्लॉट्स यूनिफाइड प्राइमरली बाय देयर प्रेजेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स फ्रॉम द रेन ऑफ वन मोनार्क. तो शेक्सपियर जी का जो हिस्ट्री प्लेस है इसमें एपिसोड वाइज, ठीक है, प्लॉट को दर्शाया गया है, ठीक है. यूनिफाइड प्राइमरली बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, फ्रॉम द रेन ऑफ वन मोनार्क, ओके. They reflect the political ideology of the chronicle history books as well as the personal bias of the playwright. और उसमें क्या दर्शाया जा रहा है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. टोटली हिस्ट्रिकल प्लेस है तो साथ में उसमें पॉलिटिकल भी बातें चल रही है, ठीक है. तो उसमें उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है क्या, पॉलिटिकल बातें, पॉलिटिकल इश्यूज जो है हमारे उनके जो भी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे उन्होंने जितना भी मतलब कोर्स जो कवर कर सकते थे उन्होंने वहाँ से पॉइंट्स लिया और उन्होंने जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को दर्शाते हुए उन्होंने प्लेस लिखे, ठीक है. दे मे यूजुअली कंटेन एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी और एग्जिबिट द ट्राइब्स ऑफ जस्ट वन ऑफ मोर दीज जाइनर्स. उन्होंने जो प्लेस लिखे थे वो ट्रेजेडी भी था, ठीक है, ट्रेजेडी प्लेस भी लिखा था उन्होंने, जो मैंने आपको प्रीवियसली क्लासेस में ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है. अगेन एट द सेम टाइम रोमांटिक कॉमेडी टाइप भी उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है. और एग्जिबिट द ट्राइब्स ऑफ जस्ट वन ऑफ दीज जेनर्स, और इसमें से कोई एक भी उन्होंने दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों टाइप के भी लिखे हुए हैं और इन्होंने दोनों में से एक एक करके भी लिखे हुए हैं. कोई ट्रेजिक कॉमेडी वाला है, ठीक है. इस तरह से उन्होंने बहुत सारे जेनर्स के उन्होंने एलिमेंट्स को कवर करते हुए उन्होंने बहुत से प्लेस लिखे हैं, ठीक है. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देखते हैं अब. इन एडिशन टू दिस बीइंग हिस्ट्री प्लेस, ये सब जो हिस्ट्री प्लेस हैं इससे इन एडिशन मतलब इसको लेकर और भी क्या क्या है, इज रिचार्ड 2, रिचार्ड 3, दीज आर ट्रेजेडीज. ये जो है रिचार्ड 2 एंड 3 दोनों ट्रेजेडी प्लेस हैं, ठीक है. अगेन हेनरी 4 पार्ट 1 एंड हेनरी 5 दीज आर कॉमेडीज. हेनरी 4 का जो पार्ट 1 है और हेनरी 5 ये दोनों क्या है,
कॉमेडीज़ हैं, ठीक है, आपको याद रखना होगा। लेकिन जैसे ऑप्शन में दे दिया उन्होंने हेनरी 4, हेनरी 5 और दूसरा कुछ एक दे दिया, सपोज रिचर्ड 3, तो बोलेगा कि इसमें से कौन सा है जो कि हमारा कॉमेडी नहीं है, तो कौन सा आएगा, रिचर्ड 3 वाला आएगा। ओके, सपोज हेनरी 4 दे दिया उन्होंने, ठीक है, एंड हेनरी 5 दे दिया, एंड लास्ट में सपोज रिचर्ड 3 दे दिया। तो रिचर्ड 3 एज यू नो हमारा क्या है, ट्रेजिडी है। और आपसे क्वेश्चन किया कि इसमें से कौन सा उनका ट्रेजिडी है, तब ये वाला होगा। और बोलेंगे कि कौन सा इसमें से ट्रेजिडी मीन्स क्या कॉमेडी नहीं है, तो भी रिचर्ड 3 होगा। ठीक है, मतलब आपको जानना हो कि कौन सा उनका ट्रेजिडी प्ले है, कौन सा उनका कॉमेडी प्ले है। ठीक है, तो आपका रिचर्ड 3 एंड 2 आर से याद रखिएगा, रिचर्ड आर जो है हमारा ट्रेजिडी होगा RT। ओके, दिस इज 2 एंड 3। ठीक है, अगेन हेनरी का H का 4, दैट इज हेनरी का 4 एंड 5। ठीक है, 4 का ओनली पार्ट 1, लेकिन ठीक है ओनली फर्स्ट पार्ट को ही पकड़ना होगा। तो हेनरी का 4 एंड 5, 4 का भी पार्ट 1, तो ये हो गया हमारा कॉमेडी। तो HC। ठीक है, RT दैट मीन्स रिचर्ड 2 एंड 3 हो गया ट्रेजेडी। अगेन हेनरी का हो गया कॉमेडी, उसमें भी कौन सा होगा 4, 5। ओके, 4 का भी फर्स्ट पार्ट जस्ट हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, नेक्स्ट उनके हिस्ट्रिकल प्लेस देखते हैं हम। किंग जॉन, एडवर्ड 3, रिचर्ड 2। रिचर्ड 2 अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या है RT दैट मीन्स ये ट्रेजेडी है। ओके, तो रिचर्ड 2, हेनरी 4 पार्ट 1, दिस इज व्हाट HC, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, ये हमारा क्या है कॉमेडी है। तो हेनरी 4 पार्ट 2, हेनरी 5, हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3, रिचर्ड 3 जिसको हम एक कंसिडर करते हैं ट्रेजेडी, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। अगर हेनरी 8, तो ये सब है उनके नोटेबल हिस्ट्रिकल प्लेस। ठीक है, तो इसमें उन्होंने टोटली हिस्ट्री की बातें उन्होंने इंक्लूड की हुई है इन सब प्लेस में। नेक्स्ट शेक्सपियर्स रोमन प्लेस, अब हम उनकी रोमन प्लेस को देखते हैं। तो जूलियस कैसर, एंटोनी क्लियोपाट्रा एंड कोरियोलेनस, ये तीन जो हैं उनके, जूलियस कैसर, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, कोरियोलेनस, ये तीनों दीज आर इंक्लूडेड अंडर ट्रेजेडीज। भले ही इन सबको ट्रेजेडी में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, येट दे आर ऑल्सो समटाइम्स कंसिडर्ड बाय क्रिटिक्स इन ए सेपरेट कैटेगरी नोन एज रोमन प्लेस ऑफ शेक्सपियर। तो उनका रोमन प्ले जो है शेक्सपियर, इन तीनों को एक कैटेगरी में कवर किया गया है। ठीक है, कुछ क्रिटिक्स लोगों ने क्या किया है, इसे रोमन प्लेस का नाम दिया है। क्या नाम दिया है, रोमन प्लेस। भले ही ये सब ट्रेजेडीज हैं, तीनों के तीनों ट्रेजेडीज हैं, ओके, बट स्टिल इन्हें क्या नाम दिया गया है, रोमन प्लेस। ओके, जूलियस कैसर हो गया, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा हो गया, एंड कोरियोलेनस हो गया। तो क्वेश्चन कर सकते हैं, तीनों दे देंगे, एक दूसरा कोई दे देंगे, बोलेंगे इसमें से कौन सा रोमन प्ले नहीं है शेक्सपियर जी का। तो आपको ध्यान देना हो कि ये तीनों जो रहेगा रोमन प्ले रहेगा, और एक जो नहीं रहेगा, जो दूसरा ऑप्शन रहेगा, दैट विल बी द आंसर। ओके, तो ऑल ऑफ दीज प्लेज आर सेट इन रोम, और ये सारे के सारे जो प्लेज एक्चुअली रोमन प्लेस क्यों है, क्योंकि इसे रोम में सेट किया गया था। ठीक है, डील विथ सिमिलर सब्जेक्ट्स एंड मेक यूज ऑफ द सेम सोर्स, नॉट ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव्स। सो उन्होंने इन सारे प्लेज में क्या किया था, कॉमन बात ये है इन तीनों प्ले में कि इसको सेट कहाँ गया है, रोम में सेट किया गया है। और जो उन्होंने इश्यूज जो उन्होंने डील की हुई है उनकी सिमिलर सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट जो भी उन्होंने यूज़ किया वो सिमिलर है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। एंड मेक यूज ऑफ द सेम सोर्स, सोर्स उनका क्या है, जहाँ से उन्होंने टॉपिक को लिया है, ठीक है, टॉपिक को कंसिडर किया है, वो जो टॉपिक का जो सोर्स है दैट इज नॉट ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव्स। ठीक है, इनके जिंदगी से लेते हुए उन्होंने इस टॉपिक को यूज करते हुए तीनों को लिखा है। ओके, डोमिनिका क्लेनोवा स्टेट्स दैट शेक्सपियर यूजेस हिज सोर्स मटेरियल एज ए फ्रेमवर्क which helps him develop his own conception of creating drama out of biography. He also develops his idea of Roman character and elaborates on him at both national and individual level. Okay, जो क्लेनोवा है, डोमिनिका क्लेनोवा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है कि शेक्सपियर यूजेज हिज सोर्स मटेरियल, उन्होंने सोर्स मटेरियल कहाँ से यूज़ किया है, एज ए फ्रेमवर्क। उन्होंने जो भी सोर्स वगैरह यूज़ किया है अपने प्लेस को लिखने के लिए, दैट इज उन्होंने एज ए फ्रेमवर्क रखा हुआ है। ठीक है, विच हेल्प्स हिम, जैसे अच्छे से फ्रेम की तरह बना दिया गया है
इस फ्रेम को उन्होंने यूज़ करते हुए अपने प्लेस को लिखा है, ठीक है। तो ये फ्रेम को उन्होंने कॉमन रख लिया है और इसी फ्रेम को इधर से उधर कुछ भी चेंज करते हुए उन्होंने इसी को यूज़ करते हुए सारे के सारे प्लेस को लिखा हुआ है। तो उनका सोर्स जो है उन्होंने एक फ्रेमवर्क की तरह रख दिया है, ओके, जिसकी वजह से उनको बहुत हेल्प होता है। क्या हेल्प होता है? डेवलपिंग हिज ओन कंसेप्शन, जिसकी वजह से वो अपना कंसेप्ट खुद से क्रिएट कर पाते हैं। इस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए वो अपना खुद का इसमें पॉइंट्स ऐड करते हैं और इस तरह से उनको एक कंसेप्ट न्यू कंसेप्ट उनके पास आता है, डेवलपमेंट होता है और वो एक नई प्ले खुद से लिख पाते हैं, ठीक है। ऑफ क्रिएटिंग ड्रामा ऑटोबायोग्राफी, अपनी लाइफ से भी रिलेटेड, ओके। ही ऑल्सो डेवलप्स हिज आइडिया ऑफ रोमन कैरेक्टर, उन्होंने रोमन कैरेक्टर को भी जो आइडिया था एक्चुअली में जो उस वक्त चल रहा था रोमन कैरेक्टर्स को लेकर, उसमें उन्होंने आइडिया बहुत डेवलपमेंट दिया था। एंड इलाबोरेट्स ऑन हिम एट बोथ नेशनल एंड इंडिविजुअल लेवल, तो उन्होंने बहुत उन्हें इलाबोरेट किया, बढ़ाया, ओके। नेशनल लेवल पे भी उसे बहुत दर्शाया, बहुत बढ़ाया, डेवलपमेंट कराया। एट द सेम टाइम इंडिविजुअल लेवल में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इलाबोरेट किया, ठीक है। फीचर्स ऑफ रोमन प्लेस, अब उनके रोमन प्लेस के कुछ फीचर्स देखते हैं। पीटर जे लाइटहार्ट साइड सर्टेन कॉमन फीचर्स ऑफ शेक्सपियर रोमन प्लेस। लाइटहार्ट जी कुछ फीचर्स वगैरह बता रहे हैं शेक्सपियर जी के रोमन प्लेस को लेकर। दे ऑल आर सेट इन एंशिएंट रोम एंड वर स्टेज्ड इन रोमन कॉस्ट्यूम एंड रोमन सेट्स। तो ये सारे के सारे जो है रोम में सेट किए गए हैं और उनका जो स्टेज में जो कपड़े वगैरह कॉस्ट्यूम्स वगैरह जो सेट किया गया है, कैरेक्टर्स ने यूज़ किया है, दैट इज टोटली रोमन, ओके। ब्लड वायलेंस एंड मेहेम आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस प्लेस। इसमें टोटली ब्लड, खून, खराबा, इस टाइप से जो होता है ना, वायलेंस, हिंसा, इस सब का पॉइंट्स को, फीचर्स को यूज करते हुए उन्होंने हिस्ट्रिकल प्लेस लिखी है, रोमन प्लेस, ओके। सुसाइड इज डिपिक्टेड एज एन इम्पॉर्टेंट रोमन कस्टम, और सुसाइड को उन्होंने पॉइंट को यूज किया है जो कि रोमन कस्टम को बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ब्रूटस एंड कैशियस, एंटोनी एंड पोर्टिया ऑल कॉमिट सुसाइड एंड कोरियोलेनस आल्सो सबमिट्स टू डेथ एट द हैंड्स ऑफ वॉल्शियंस। तो उन्होंने सुसाइड को इम्पॉर्टेंट मीन्स कॉमन पॉइंट बनाया है, जिसमें आपका जो ब्रूटस कैशियस है, ठीक है, एंटोनी, पोर्टिया, सब दिस ऑल आर कैरेक्टर्स, ओके, ऑफ हिज प्लेस। तो उन्होंने भी क्या किया, फाइनली अपने प्लेस में उन्होंने सुसाइड कमिट किया है, ठीक है। इनफैक्ट कोरियोलेनस जो थी वो उसने भी सेम लास्ट में उन्होंने डेथ सबमिट किया, ठीक है। सो मतलब फाइनली मृत्यु हो ही जाती है, ओके। Shakespeare depicts the Romans as self-conscious, theatrical and historically aware characters. तो शेक्सपियर जी ने रोमन्स को डिपिक्ट किया है, ओके, एज सेल्फ कॉन्शियस। रोमन्स को दिखाया है, दर्शाया है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं। थिएट्रिकल एंड हिस्ट्रिकली अवेयर कैरेक्टर्स, और जो कैरेक्टर्स है टोटली हिस्ट्रिकल मीन्स आइडिया दे रहा है, हिस्ट्रिकल अवेयरनेस हमारे में मतलब जागरूक करा रहा है, ओके, एंड टोटली थिएट्रिकल, ओके। नाउ शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्लेस, अभी हमने रोमन प्लेस के बारे में देखा, ठीक है। 3 प्लेस टोटल उनका जो है रोमन प्लेस में इंक्लूडेड है, ओके। अब हम प्रॉब्लम प्लेस को देखेंगे। व्हाइल मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस फॉल इनटू द अबव साइटेड कैटेगरीज ऑफ ट्रेजेडीज, कॉमेडीज और हिस्ट्रीज, देयर आर some plays of his which defy the conventions of these genres. These plays of Shakespeare do not neatly fit into any of these categories. तो शेक्सपियर जी का बहुत टाइप का प्लेज है, ओके। पहले तो हमने देख लिया ट्रेजेडी, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, ओके। रोमांटिक कॉमेडी भी हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में आपको हिस्ट्रिकल प्ले बताया, ठीक है, रोमन प्ले बताया। अभी हम प्रॉब्लम प्लेस देखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत तरह की प्लेस, बहुत टाइप्स के जेनर में यूज़ करते हैं, उन्होंने बहुत सारी प्लेस लिखी हुई हैं, ओके। इट वॉज द क्रिटिक फ्रेडरिक एस बावर्स who first used the term problem plays. So बावर्स जो थे हमारे फ्रेडरिक एस बावर्स, उन्होंने फर्स्ट ये वर्ड टर्म को मतलब रखा था, इट इज प्रॉब्लम प्लेस, ओके। किसने रखा था ये टर्म? फ्रेडरिक ने रखा था, ओके। याद रहेगा आपको, यूजीसी नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर दिस जस्ट यूपीपीजीटी, ओके। ये जो टॉपिक है शेक्सपियर, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट। अगेन यूजीसी नेट भले ही डेट अभी कैंसिल है, बट स्टिल कभी तो आएगा ना, तो आपको यूजीसी नेट का भी तैयारी करना ज़रूरी है। सो मैं इसलिए बता रही हूँ कि फ्रेडरिक एस बावर्स जो है इन्होंने टर्म दिया था प्रॉब्लम प्लेस, ओके, फॉर सम ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस। कुछ उनका जो प्लेस था शेक्सपियर जी का 1896 में उन्होंने कुछ प्लेस को प्रॉब्लम प्लेस कंसिडर किया था। दो द टर्म वॉज नॉट हिज कॉइनेज एंड वॉज ऑलरेडी इन यूज बिफोर फॉर राइटर्स लाइक इब्सन एंड शॉ, ठीक है। भले उनका पहला यूज़ किया हुआ नहीं था, लेकिन जैसे आइब्सन और शॉ ने भी किया हुआ है, ठीक है।
was borrowed and adapted the term for Shakespearean use. तो उन्होंने इसे बोरो किया था, उधार लिया था, मीन्स दूसरों से लिया था, एंड उसे अडेप्ट किया था शेक्सपियरियन यूज को यूज करने के लिए टर्म को. ओके, द 3 plays that are usually categorized as problem plays are All's Well That Ends Well, Measure for Measure and Troilus and Cressida. तो उनकी जो 3 प्रॉब्लम प्लेज है क्या क्या है? All's Well That Ends Well, Measure for Measure एंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडा. ये 3 प्लेस को उन्होंने प्रॉब्लम प्लेस कंसिडर किया है. किसने किया है? फ्रेडरिक ने. ठीक है. ऑल 3 ऑफ दीज प्लेस वर रिटन बिटवीन 1599 एंड 1605. ये तीनों जो प्लेस हैं कब बिटवीन 1599 से 1605 तक लिखी गई हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड डॉर्डन, दीज 3 plays of Shakespeare marked a change from Shakespeare's previous comedy works. All's Well That Ends Well was grave and earnest, Measure for Measure was dark and bitter, while Troilus and Cressida was strange and difficult. However, Frederick Esbos thought that this group of difficult plays or problem plays should also include Hamlet. उनके हिसाब से तो इस प्रॉब्लम प्लेज में हैमलेट भी इन्वॉल्व होना चाहिए था. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू हिम स्टिल मतलब टिल नाउ 3 ही उनके लिए कंसिडर किया गया है प्रॉब्लम प्लेज में. इट इज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडा. और क्यों उन्होंने यूज किया है? एडवर्ड डॉर्डन ने कहा है दीज 3 plays ऑफ शेक्सपियर, इसमें एक जो ये तीनों प्लेज है, इट मार्क्ड अ चेंज, इसमें एक चेंज उन्होंने नोटिस की है फ्रॉम शेक्सपियर्स प्रीवियस कॉमेडी वर्क्स. जो उन्होंने पहले प्रीवियस जो कॉमेडी वर्क्स उन्होंने जितनी भी लिखी है, जो कि जैसे ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में ग्रेव और अर्नेस्ट का उन्होंने जिक्र किया है, मेजर फॉर मेजर में डार्क एंड बीटर का जिक्र किया है, ट्रायलस एंड क्रेसिडा में स्ट्रेंज और डिफिकल्ट को मतलब उन्होंने दर्शाया है. तो ये सारे पॉइंट्स को जैसे उन्होंने दर्शाया है, इन पहले के प्रीवियस जो कॉमेडी वर्क्स थे उससे थोड़े डिफरेंट थे. ठीक है, इसलिए बॉस ने ऐसा माना है, दे थॉट दैट दिस ग्रुप ऑफ डिफिकल्ट प्लेस और प्रॉब्लम प्लेस शुड आल्सो इंक्लूड हैमलेट. इसीलिए उनके हिसाब से, फ्रेडरिक के हिसाब से तो मीन्स हैमलेट भी उनका एक प्रॉब्लम प्ले ही होना चाहिए था, बिकॉज उन्होंने ये सारे जो कॉमेडी प्लेस उन्होंने लिखी है उससे थोड़ी डिफरेंट पॉइंट्स थे. ठीक है, उनका लिखने का तरीका अलग था उसमें, बट ये इन तीनों में थोड़ा अलग उन्होंने प्रॉब्लम्स वगैरह ज़्यादा दर्शाया है, इसलिए इसके प्रॉब्लम प्ले कहा है. ठीक है, जैसे ये ग्रेव अर्नेस्ट, डार्क बीटर, स्ट्रेंज डिफिकल्ट, ये सारे पॉइंट्स को उन्होंने मैक्सिमम दर्शाया है इन तीनों प्लेज में. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड प्रॉब्लम प्लेज. ओके, he remarked that this play was distinguished from the others by its tragic ending, but it was akin to them in its general temper and atmosphere. Was believed that these 4 plays presented problems of classification not just for the critics but also for the audience. तो उन्होंने क्या कहा है, फ्रेडरिक ने क्या कहा है, उन्होंने रिमार्क किया है दैट दिस प्ले वॉज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर्स बाय ट्रेजिक एंडिंग. तो ये जो प्ले है उनका हैमलेट वो थोड़ा अलग है, डिस्टिंग्विश्ड है, अलग है, अलग कर दिया गया है. क्यों? फॉर द ट्रेजिक एंडिंग, जो एंडिंग हुआ है ट्रेजिडी हुआ है. ओके, इट वॉज अकीन टू दैम इन इज जनरल टेम्पर एंड एटमोसफेयर. लेकिन उनके लिए जनरल था. ठीक है, टेम्पर, एटमोसफेयर, एवरीथिंग जनरल था. वॉज लेकिन बिलीव करते हैं क्या कि जो 4 प्लेस हैं चारों, इसे दीज 4 प्लेस प्रेजेंटेड प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉट जस्ट फॉर द क्रिटिक्स के लिए नहीं बल्कि ऑडियंस के लिए इसे क्लासीफाई किया है. ओके, कि ये एक प्रॉब्लम प्लेस है. ठीक है, ये चारों के चारों प्रॉब्लम प्लेस है. दिस सेंटर्ड ऑन प्रॉब्लम्स विच डिमांडेड अटेंशन एंड ब्रोक द कन्वेंशंस ऑफ जैनर. तो इसमें टोटली सेंटर क्या किया गया है, ज़्यादा ध्यान दिया गया है, केंद्रित किया गया है और प्रॉब्लम पर. ओके, इसीलिए इसे प्रॉब्लम प्लेस कहा गया है, जो जिसकी वजह से जो ऑडियंस वगैरह देख रहे हैं उनका ध्यान को आकर्षित किया जाता है. ओके, प्रॉब्लम्स वगैरह दिखाकर, और इस तरह से इस जेनर को दर्शाया है उन्होंने. ओके, जेनर मीन्स राइटिंग स्टाइल. ओके, देयर इज़ नो यूनिफॉर्म कंसेंसस ऑन हैमलेट एज ए प्रॉब्लम प्ले. लेकिन इसमें ऐसा कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है हैमलेट में कि वो एक प्रॉब्लम प्ले है. ओके, while critics such as Boaz and Tilliard argued that Hamlet was a problem play, लेकिन इन लोगों ने क्या कहा है, आर्ग्यूमेंट दिया है कि हैमलेट भी एक क्या है, प्रॉब्लम प्ले. इसमें भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दर्शाया है, इसलिए इसे भी वो प्रॉब्लम प्ले में ही रखना चाहते हैं. अदर्स लाइक W. लॉरेंस एंड पीटर यूर रिजेक्टेड दिस आर्ग्यूमेंट. लेकिन लॉरेंस जी, पीटर यूर जो है, इन्होंने मीन्स क्या, हैमलेट जो एक प्रॉब्लम प्ले नहीं है, इस तरह से इन्होंने कहा है, लॉरेंस और पीटर यूर. ठीक है, इन्होंने उनका प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, आर्ग्यू किया है. ओके, नेक्स्ट शेक्सपियर्स पोएम्स. अब शेक्सपियर की पोएम्स के बारे में देखते हैं. अपार्ट फ्रॉम हिज लार्ज रिपर्टोयर ऑफ प्लेस, शेक्सपियर ऑल्सो dabbled in poetry. His 5 poems known to us are Venus and Adonis,
जो कि 1593 में पब्लिश हुआ है, रेप ऑफ ल्यूक्रीज 1594, पैशनेट पिलग्रिम दैट इज 1598, फाउंड इन टर्टल 1601 एंड लवर्स कंप्लेक्स 1609। ओके, ये पांचों के उनके बहुत फेमस पोएम्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोग याद कर लीजिएगा, साथ में पब्लिशिंग ईयर भी मैंने प्रोवाइड किया है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, वेनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रीज आर शेक्सपियर्स वेल नोन नैरेटिव पोएम्स। और जो वीनस एंड एडोनिस है एंड रेप ऑफ ल्यूक्रीज, ये दोनों जो है इनके लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। ठीक है, जो कि बहुत फेमस है, विच आर डेडिकेटेड टू हेनरी विथर्सली अर्ल ऑफ साउथहम्पटन। तो उन्होंने किसको डेडिकेट किया है? हेनरी विथर्सली को डेडिकेट किया है, अर्ल ऑफ साउथहम्पटन जो कि थे। ठीक है, तो इस तरह से जो इन्होंने जो 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखी, तो डेडिकेशन हो गया इनको, तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ये जो वेनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रीज सबसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पब्लिशिंग ईयर, कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। ओके, द स्टोरी ऑफ वीनस एंड एडोनिस इज टेकन फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। सो वेनस एंड एडोनिस का जो स्टोरी है कहाँ से लिया गया? ओविड जी का मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द अनसक्सेसफुल सेडक्शन ऑफ ए हैंडसम यंग मैन एडोनिस बाय वेनस द गॉडेस ऑफ लव। इसमें वेनस क्या होती है? गॉडेस ऑफ लव होती है। ठीक है, प्यार की जो मूर्ति या भगवान जी देवता होते हैं ना, देवी, प्यार की देवी। ओके, तो वेनस क्या है? प्यार की देवी है, और वो इट डिस्क्राइब्स अनसक्सेसफुल सेडक्शन ऑफ ए हैंडसम यंग मैन एडोनिस। इसमें प्यार को लेकर ही है। ओके, जिसमें वो मतलब सक्सेसफुल नहीं रह पाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने दर्शाया इसमें एडोनिस और वेनस की लव स्टोरी को। ओके, अकॉर्डिंग टू सैंडर्स द पोएम कॉन्ट्रास्ट ए पैसिव मेल सेक्सुअलिटी विथ एन एक्टिव फीमेल वन। तो ये सब सैंडर्स जी का व्यूज़ है। ठीक है, जिसमें क्या कॉन्ट्रास्टिंग हुआ है, कंपेरिजन किया गया है मेल फीमेल के लव को लेकर। वेनस ट्राइज टू डू एडोनिस फोर्सेस एंड शार्ली टू ऑफ किसेस अपॉन हिम, बोस अबाउट हर ओन चार्म्स येट फेल्स टू विन हिम। सो फिर भी लास्ट में नहीं पा पाता है, मीन्स वेनस को। ठीक है, वेनस जो है फाइनली बहुत ट्राई करती है, बट स्टिल वो एडोनिस को नहीं पा पाती है। ठीक है, नहीं पा सकती है टू विन हिम। फाइनली वो हार जाती है, और एट द एंड में एडोनिस इज किल्ड बाय वाइल्ड बोर। और लास्ट में एडोनिस, जिसको वो वेनस प्यार करती थी, उसे कौन, एक जंगली जानवर था, वो उसे खा लेता है। ठीक है, इट्स किल्ड बाय वाइल्ड बोर। बोर इज हियर जेंट्स, दैट मीन्स मेल पिग। ओके, बोर इज कॉल्ड मेल, पिग को क्या कहते हैं? बोर कहते हैं। ओके, इज और ये जो पिग है ना, इसने क्या किया? एडोनिस को लास्ट में खा लिया। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ? एडोनिस मर गया लास्ट में। ठीक है, हिज बॉडी मेल्ट्स अवे लिविंग ए बिहाइंड फ्लावर वाइल वेनस देन वियर्स इन हर ब्लॉसम। तो लास्ट में उसका जो बॉडी है उसमें से मेल्ट होकर एक फ्लावर बन जाता है, जिससे वेनस अपने अंदर घुसा लेती है। ठीक है, इस तरह से इनका ये वाला कहानी था, वेनस एंड एडोनिस का लव स्टोरी। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ रेप ऑफ ल्यूक्रीज इज डिराइव फ्रॉम ओविड्स फास्टी। अगेन रेप ऑफ ल्यूक्रीज कहाँ से डिराइव, कहाँ, उनका सोर्स क्या है? ओविड्स जी का फास्टी। आप देख सकते हैं, इससे पहले वेनस एंड एडोनिस का जो स्टोरी था वो भी ओविड जी का ही था। सोर्स ओविड का क्या था? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इस बार उन्होंने लिया है ओविड जी का फेस्टी। इसमें 3 इन्होंने कलेक्शन किए हुए, लिविस जी का हिस्ट्री ऑफ रोम एंड चौसर जी का परहैप्स, इसमें अभी भी शक है। ओके, चौसर जी का लैंड ऑफ गुड वुमन। तो इस तरह से इन्होंने इस तरह से ये सोर्स यूज करते उन्होंने रेप ऑफ ल्यूक्रियस लिखी है। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द रेप ऑफ ए वर्चुअस नोबल वुमन ल्यूक्रियस। इसमें एक ल्यूक्रियस लेडी है जिसके बारे में दर्शाया है उन्होंने, बाय द सन ऑफ किंग टार्क्विन, जिनका रेप होता है टेक्सस ट्रैंक्विनियस। ल्यूक्रियस इज द वाइफ ऑफ ट्रैंक्विनियस फ्रेंड। और ल्यूक्रियस किसकी वाइफ रहती है? ट्रैंक्विनियस फ्रेंड, ट्रैंक्विनियस की जो फ्रेंड होती है उसकी वाइफ होती है ल्यूक्रियस। ठीक है, और ट्रैंक्विनियस क्या करता है? रेप करता है उसका। When Licorice's father and husband arrive, she tells them about the rape and asks for vengeance. ठीक है, after this she stabs herself to death. At the end, the entire Tranquil family is rooted out, deposed and banished. तो वो बाद में अपने हस्बैंड को, फादर सबको बताती है अपने हर एक बात को। ठीक है, बट लास्ट में वो अपने आप को मार देती है। ठीक है, इस तरह से पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है। तो इस टाइप की स्टोरी उन्होंने रेप ऑफ लिक्रिस में बताई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, Passionate Pilgrim is a collection of poems by Shakespeare. However, only a few of these poems are today accepted as Shakespeare. तो Passionate Pilgrim भी उनका बहुत फेमस एक पोएम कलेक्शन है। ठीक है, Passionate Pilgrim शेक्सपियर जी का है ओनली, और उसमें से कुछ ही पोएम्स है जो कि आजकल
ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। फोनिक्स एंड टर्टल इज एन एलिग्रिकल पोएम। फोनिक्स एंड टर्टल जो है एक इसी में का है, जो एक एलिग्री है, ओके, एलिग्री पोएम है, थोड़ा लंबा चौड़ा टाइप स्टोरी टाइप, ओके। इन विच बर्ड्स डाई, जिसमें बर्ड्स लोग की मृत्यु हो जाती है, एंड बिकम वन इन देयर लव फॉर ईच अदर, ओके, अब बाद में एक हो जाते हैं। लवर्स कंप्लेन नरेट्स द स्टोरी ऑफ ए यंग वुमन हु laments over her seduction by a persuasive womanizing young man. He eventually leaves her and breaks her heart. So इसमें टोटली लव की स्टोरी वाली बातें हैं, जो वो उसे सीड्यूस करते हैं, ब्रेक्स हर हार्ट, इस टाइप से उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया है, ओके, स्टोरी में। शेक्सपियर सॉनेट्स आर एड्रेस टू ए पर्सन कॉल्ड मिस्टर WH। उन्होंने अपने सॉनेट्स को किसको एड्रेस किया है? मिस्टर WH। WH तरह से उन्होंने एक नाम रखा है जिसको उन्होंने अपनी सॉनेट्स को एड्रेस किया है। टोटल स्टार्टिंग के 128 सॉनेट्स उन्होंने किसको एड्रेस किए हुए हैं? WH को, ठीक है, WH। दिस डेडिकेशन हैज लेड टू ए सीरीज ऑफ स्पेकुलेशंस एज टू द आइडेंटिटी ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। अभी भी लेकिन हम अच्छे से जानते नहीं है कि WH एक्चुअली में है कौन, ओके। द टू लीडिंग कैंडिडेट्स आर हेनरी राइटर्सली, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, एंड विलियम हर्बर्ट। सो इसमें जो मीन्स माना जाता है कि या फिर मीन्स हेनरी राइटर्सली जो कि साउथहैम्पटन के थे, ठीक है। नेक्स्ट विलियम हर्बर्ट भी माना जाता है, ठीक है। WH मीन्स कुछ भी हो सकता है। थर्ड अर्ल जो कि पेम्ब्रोक थे। दे आर यूजुअली डिवाइडेड 3 पार्ट्स, ठीक है। 3 पार्ट में सॉनेट्स डेडिकेशन को मीन्स डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 1 to 26 जो है उन्होंने इन विच द पोएट स्ट्राइक्स अप रिलेशनशिप विद ए यंग मैन एंड सॉनेट्स। उन्होंने एक यंग मैन के साथ रिलेशन में बताया हुआ है, स्टार्टिंग के 1 से 126 सॉनेट्स में। नेक्स्ट 127 to 154 है जिसमें उन्होंने विच कंसर्न विद पोएट्स रिलेशनशिप विद ए वुमेन, और इसमें 127 से 154 तक उन्होंने दिखाया है पोएम में कि उनका एक वुमेन के साथ रिलेशन है, ठीक है, जैसे डार्क लेडी के नाम से हम जानते हैं, ओके। ऐसा क्वेश्चन आता है कि इतनी दूर का जो सोनेट है उन्होंने किसको मीन्स डेडिकेट किया है? सो इट इज़ डार्क लेडी और दिस वुमेन, ओके। वेर इज रेफर टू एज द डार्क लेडी, यस, जिससे डार्क लेडी कहा जाता है, और एज इज मिस्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट उनकी पोइट्री हैं, जो फेमस पोइट्री से देखते हैं। वेनस एंड एडोनिस जो कि 1593 में है। रेप ऑफ लिक्विस 1594 में है। शेक्सपियर सॉनेट्स जो कि 94 में है। पैशनेट पिलग्रिम्स 1598 में है। नेक्स्ट फोनिक्स एंड टर्टल 1601 में है। एंड लास्ट लवर्स कंप्लेंट जो कि 1609 में है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट उनकी पोएम्स वगैरह है, पोइट्रीज है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। पब्लिशिंग ईयर भी साथ में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप लोगों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उनकी टॉपिक उन्होंने इतनी सारे वर्क्स की 30 ईयर्स उन्होंने टोटली अपना योगदान दिया है, ओके। तो ऑब्वियसली उनका वर्क्स बहुत ज़्यादा होगा और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, है ना। और आप सबको पता है कि शेक्सपियर से लेकर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं यूपी PGT में, तो अच्छे से पॉइंट्स को देख लीजिएगा, ठीक है। उनके सारे वर्क्स, उनकी पब्लिशिंग ईयर्स, उनकी जो भी मीन्स वर्क्स है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, एवरीथिंग। एट द सेम टाइम उनकी बायोग्राफीज भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं उनकी वाइफ को लेकर, उनके सिस्टर जो भी हैं, ओके। तो बर्थ ईयर, नेक्स्ट जो जगह है कहाँ उनका जन्म हुआ था, एवरीथिंग आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आज के वीडियो में ही समाप्त करती हूँ। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।